रेगुलर आप लगे रहेंगे तो सिलेक्शन हो जाता है, बाकी हम रोज बोलते हैं। Thank you, ma'am, and thank you all of you for giving me this opportunity to share my experience of this journey from there to here. 2009 में मैम, जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम से मिला था, 2009 व्हेन आई वाज इन क्लास 11th में था। डीपीएस स्कूल से मैं गया था अपने स्कूल की तरफ से। तो मैंने अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से एक ही सवाल पूछा था, व्हाट शुड आई डू टू बिकम लाइक यू। तो उन्होंने 3 बातें मुझे बताई थी। पहला पंक्चुअलिटी, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन। और ये अगर आपके पास है तो आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत करिए। जो जीतता है ना, उसके लिए ताली बहुत खुले दिल से बजानी चाहिए। कारण है उसमें। बहुत अच्छा लग रहा है ना। और सिलेक्शन मेहनत भी खूब की है, 1 साल में सिलेक्शन ले लिया। बाकी बच्चे से पूछते हैं कैसा लग रहा है, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जिस दिन कोचिंग आया था डेमो के लिए, उस दिन नोटिस बोर्ड देखा, फिर उसी दिन सोच लिया था कि एक दिन मेरी फोटो लगवानी है यहाँ पे। तो बस का उसी अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी और सिलेक्शन हो गया। और साथ में दोस्त भी आए हैं इनके, तो फुल पॉजिटिव हैं कि इस बार मैम मैं भी आ रहा हूँ वही फोटो लगवाने। एक ही बैच के स्टूडेंट हैं ये दोनों। इन्हीं के बैच का एक अमन नाम का बच्चा भी हुआ है। हाँ, अमन हाँ, अभी, वो हाँ भी हमारा अमन भी आएगा क्या? अमन भी, वो भी ट्रेनिंग चल रही है उसकी। अच्छा ट्रेनिंग चल रही है, तो अमन का भी हुआ है। रोहित आए हैं, 2 में सिलेक्शन इनका हुआ है। ये हम हर बार बोलते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है तो 1 नहीं 2 नहीं 5-5 एग्जाम भी आप निकाल सकते, होता है ना ऐसा। जो जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 1 जनवरी 2024 को बैच ज्वाइन किया था। यस, न्यू ईयर भी। हाँ, 1 साल तक मान लो यहाँ पढ़े और रिजल्ट इनको मिल गया। तैयारी के लिए देखो 1-1.5 साल चाहिए होता है ना। 2 महीने में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। देखा जाए तो 0 लेवल का बच्चा है 1 ईयर में आराम से एग्जाम निकाल सकते। इनका हाल ही में एएलपी में सिलेक्शन हुआ है और फेज 13 में सिलेक्शन हुआ है। सीजीएल प्रीलिम्स भी इनका निकल गया था, फिर बोले कि मैम एएलपी में साइको टेस्ट मेरा बाकी था, तो मैंने इतना गौर नहीं किया उस पर। एएलपी में मैंने ज्यादा फोकस किया। सपना है मेरा इंस्पेक्टर बनना, कि अभी ट्रेन दौड़ा लेंगे। मन है ट्रेन चलाने का। मन क्या है तो दौड़ाना ही है। अब तो ज्वाइनिंग कभी भी आ सकती है, ट्रेन दौड़ा लेंगे, उसके बाद इंस्पेक्टर बन जाएंगे। रेगुलर आप लगे रहेंगे तो सिलेक्शन हो जाता है। बाकी हम रोज बोलते हैं, आज रोहित को सुनेंगे कैसे इन्होंने पढ़ा, कैसे अपनी जर्नी को इन्होंने तय किया, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले सर मिठाई खिलाएंगे, मुंह मीठा कराएंगे। जय श्री थैंक यू सर। थोड़ा सही सर। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा दोस्त खाएगा। अरे खाना है हर अपने साथ दोस्त को भी लेकर आए। हाँ, ये एक ही बैच में थे। टिकड़ी थी इनकी, एक वो गांव गया हुआ है। Thank you, ma'am, and thank you all of you for giving me this opportunity to share my experience of this journey from there to here. तो मैं न्यू ईयर के दिन मैं कोचिंग में आया था डेमो के लिए। तो स्टार्टिंग में चौहान सर की क्लास थी, तो सर ने अच्छा पढ़ाया। मैम फिर सेकंड क्लास मैम की थी, मैम ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। और मैंने देखा कि मैं टीचरों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो फिर मैंने यहीं पे बैच ज्वाइन कर लिया। तो फिर लगभग 7 से 8 महीने मुझे कोचिंग में रेगुलर प्रिपरेशन के लिए लगे। फिर उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट करा, तो पहला मैंने जो एग्ज़ाम दिया था रेलवे का यही था। मैं उस टाइम पे सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था बेसिकली। तो सीजीएल का प्री दे चुका था, तो मुझे उम्मीद थी कि मेंस के लिए अपियर होऊंगा। तो मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो रेलवे का मैं बस जस्ट ऐसे ही दे के आया था कि फॉर्म तो भरा ही है तो दे ही आते हैं एग्ज़ाम। तो फिर वो ये है कि प्रिपरेशन अच्छी थी, सिलेबस सेम ही सा ही होता है। तो प्री के लिए अपियर हुआ, तो प्री निकल ही गया था। और वो मुझे जस्ट मेंस एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पता चला कि प्री पास हो गया मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि देखते हैं मेंस दें या नहीं दें। फिर जो मेरे घर में काफ़ी रेलवे के हैं घर वाले,
तो उन्होंने बोला कि नहीं तू एसएससी को छोड़, अभी रेलवे पे फोकस कर ले। तो फिर मैंने रेलवे के लिए वो ये कि 10 दिन के अंदर ही प्रिपेयर करा मेंस के लिए। फिर वो है कि सेकंड 2 पेपर होते हैं मेंस में, एक टैक वाला होता है, एक जो नॉर्मल होता है जिससे मेरिट बनती है। तो मेरिट बनती है उसके लिए तो प्रिपेयर था ही, सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो और फिर टैक नहीं, जो टैक वाला पार्ट होता है उसके लिए मैंने 5-7 दिन वैसे सर से नोट्स लेके गया था नीचे से, तो वो पढ़े तो उससे हो गया था दोनों। फिर वही है कि फिर मैथ्स तो दे दिया था मैंने, फिर भी इतना सीरियस नहीं लिया कि रेलवे में जॉब करनी है नहीं करनी, मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था। पर फिर वो है कि जब एसएससी के पेपर्स में थोड़ा ऐसा हुआ कि ऊपर नीचे, फिर एडिट क्यूटी आई, तो एसएससी से भरोसा थोड़ा कम हुआ था मेरा उस टाइम पे। तो मैं रेलवे के लिए हो गया कि फिर मैंने साइको के लिए प्रिपेयर करा 1-1.5 महीने तक अच्छे से। उस टाइम पे मैंने सीजीएल को, वैसे मतलब ऐसा था कि सीजीएल के लिए प्रिपेयर करना बिल्कुल बंद सा ही कर दिया था, बस मॉक टेस्ट देता था मैं एसएससी के। तो फिर मैंने साइको के लिए पूरा फोकस दिन सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में साइको की प्रैक्टिस करता था। तो फिर साइको में स्कोर अच्छा आया और मेरा एलपीएम में सिलेक्शन हुआ। पेज वाले का ये था कि पेज का फॉर्म भर, मैंने सोचा कि इस बार पेज का भी भर देते हैं। मैं बेसिकली भरता नहीं था सीजीएल के अलावा एसएससी में दूसरे, तो पेज वाला मैंने सोचा भर देते हैं इस बार। तो मैंने एक ही पोस्ट के लिए भरा हुआ था सीजीएल, वो पेज वाला, वैसे ऐसे जस्ट चेक करने के लिए कि अभी वो था कि नई कंपनी के लिए वेंडर दिया उन्होंने एडिक्यूटी को, तो मैं इसीलिए देने गया था कि दे के आते हैं। पेपर भी मेरा दिल्ली में हुआ था सेंटर, वैसे ही जाने का मन नहीं था वहाँ पे। तो फिर मैं देने चला गया तो देखा कि पेपर पैटर्न में काफ़ी चेंज आया, लेकिन फिर भी मतलब प्रिपरेशन अच्छी थी तो उसके अंदर स्कोर अच्छा है, और फिर पेज वाले में भी हो ही गया सिलेक्शन साथ के साथ बस। और बाकी इसके लिए किया है कि मैंने 1 जनवरी को ज्वाइन करा था और मई के महीने से मैंने कोचिंग में डीटीएस लगाना स्टार्ट कर दिया था। डीटीएस ने मेरे, ये मानो कि जो प्रिपरेशन थी उसको काफ़ी बूस्ट करा। जहाँ कमियाँ रह रही थी वो सारी मुझे पता चले कि कितना कुछ मतलब ट्यूशन्स में कहाँ पे अटक रहा हूँ, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो डीटीएस की वजह से मुझे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला मेरे को। कि तो आप लोग पूछ सकते हो जो आपकी। जो पूछना आप पूछ सकते हो, इसने बता दिया अपनी तरफ से। पढ़ने में और यहाँ खड़े होके बोलने में देखो फर्क है थोड़ा सा। पहली बार सामने आते हैं तो हिचकिचाहट होती है, चाहे आप सामने आओ कोई भी आओ, बस की बात इतना नहीं होती। फिर भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाए, पूरा बताया। अब आपको जो डाउट हो कैसे पढ़े क्या पढ़े आप पूछ सकते हो। बाकी हम लोग तो रोज ही बताते हैं, जिन्होंने ये जर्नी जीती है वो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे आपके सामने। कहने का मतलब है कि 1 ईयर में आप भी एग्जाम निकाल सकते हैं। आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। नहीं, इनको कोई जरूरी नहीं है, मैं पूछूंगी इनसे फिर। रोहित को सुना, इससे क्या कंक्लूजन निकाला आपने? अच्छे से पढ़ना चाहिए, हर कोई पढ़ता हो। 99% बच्चा कोचिंग ज्वाइन करता है। कोई अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर लेता है, कोई जयपुर आ जाता है, कोई कहीं ज्वाइन करता है ना। क्या सब सेलेक्ट होते हैं? जब सेलेक्ट होते हैं तो हम आपके सामने ही क्यों लाते हैं? कोचिंग डेली आ रहे हो, घर पे जाके रिवीजन भी करते ही होंगे, करते हो क्या? उससे आपको लग रहा है क्या कि हम कुछ कर लेंगे, कुछ पा लेंगे? हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा। उसी तरीके से आप रेगुलर चलते रहोगे। नॉर्मल बच्चा आया था, बिल्कुल आराम से आके इसने पढ़ा यहाँ पे, और क्या कह रहा, पहला ही एग्जाम था निकाल लिया। पॉजिटिविटी आ गई कि नहीं आ गई? एनर्जी लेवल और भी इंक्रीज हो गया। टेस्ट पेपर लगाओ। हम नहीं कहते कि हमारे वहाँ यहाँ वाला ही ज्वाइन करो। कई बार हम बोलते तो आपको लगता है, चाहे मैं बोलूँ चाहे टीचर्स बोल जाए, तो आपको ये लगता है ये पक्का किसके लिए कर रहे हैं। आप अकेले बैठ के कभी सोचना कि वो 700 रुपए से हम करोड़पति बन रहे हैं। आप बैठ के सोचना, 30 पेपर के पेज काउंट करना, उससे ज्यादा तो फोटोकॉपी चली जाती है। OMR आपके लिए टेस्ट पेपर बनाना पूरी टीम का,
उसको टाइप करवाना, क्रॉस चेक करना उसको, वापस कोई मिस्टेक हो गई तो वापस टाइप करवाना, वापस क्रॉस चेक करना उसको, आपका टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाना। जब भी आप आ जाते हो 2 बजे इच्छा हो गई तो उठ के आ गए तो भी हम कहते हैं करवा लो, 1 बजे आ गए तो भी करवा लो। जबकि मैंने अनिल सर को बोल रखा एक टाइम रखो, आप बार बार टेस्ट नहीं करवाया जाता। फिर भी ठीक है मैम, बच्चे आ रहे हैं, जब भी टाइम मिल रहा है लगवा देते हैं। फिर रिजल्ट डिक्लेयर करना, आपका रिजल्ट लगाना, आपकी गलती होती है, कोई आपने नहीं भरा कुछ भी, मेरा रिजल्ट नहीं आया, वो हम वापस चेक करना, आपके सोल्यूशन के लिए टीचर रखना। आप देखना उस 700 रुपए की वैल्यू और उस हमारी मेहनत की वैल्यू। पता आपसे वो चार्ज क्यों लेते हैं? आप 5 दिन नहीं आए तो हिसाब प्रॉपर रखते हैं कि मैं 5 दिन नहीं आया, अनिल सर अगले महीने में मेरा ऐड कर दो आप, और वो ही हम आपसे यो ही लेने लग जाएं तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। इसलिए वो चार्ज हमने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, आप उस वैल्यू को मत आकिए। जब भी हम टेस्ट पेपर का बोलते हैं आपके कुटिल हंसी आ जाती है मुंह पे, आगे टेस्ट के लिए होता है ऐसा नहीं। जो लोग नहीं देते हैं उनके चेहरे पे आता है और एक्सप्रेशन से हम भी पहचान जाते हैं। लेकिन हम भी क्या बोलते हैं उनको, बार बार बात बोलते हैं ना आगे, क्या बोलते हैं उनको, पूरे ढीठ हैं कि एक ही बात बोलते हैं, टेस्ट लगा लो। टेस्ट लगाना ही मात्र नहीं है, उसमें भी काफी सारे स्टूडेंट है, टेस्ट दिया OMR रखे पोडियम पे निकल लिए। मत वेस्ट करो 700 रुपए, मिला के 700 700 700 बढ़िया ड्रेस पहना करो, लोग देखेंगे तुम्हारी ड्रेस को। लेकिन बैठ के इत्मीनान से हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट डाउन किया करो उसका। घर पे जाके 10 मिनट के लिए उन 100 क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए। आप 10 पेपर इकट्ठे हो जाए आपके पास, वापस रिवाइज कीजिए, आप देखेंगे नेक्स्ट वीक में इंप्रूवमेंट अपने आप मार्क्स का 2-4 मार्क्स का हो जाता है। कोई नया काम नहीं किया, जबकि आपने उसको टेस्ट देना कहते हैं। फिर टेस्ट के लिए बोलते हैं मैं ऑनलाइन लगा लेता हूँ, आगे हम भी नहीं बोलते भाई ठीक है ऑनलाइन लगा ले। कहाँ से लगाता? उस प्लेटफॉर्म का ले रखा मैंने, उसका ले रखा, उसका ले रखा है, ठीक है भाई लगा ले। नहीं होता ऐसे, तुक्के मत मारो। यहाँ 5 क्वेश्चन के तुक्के मारे, 4 सही हो गए, हम खुश हो जाते हैं ना। मैं लिख के देती हूँ, वो 4 क्वेश्चन यहाँ सही हो गए, मेन एग्जाम में वो कभी सही नहीं हो, और आपने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया और उनका ढंग से आपने सोल्यूशन लिया है, तो 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए ना। और यदि मेन एग्जाम में आ गए तो आपका काम बन गया। 100 में से 5 क्वेश्चन भी आपको आते हैं, वो ही कीजिए आप। 95 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेना आपको अच्छे से, उसको टेस्ट पेपर लगाना बोलते हैं। दूसरा आपकी क्या होता है, 15 दिन आपने पेपर लगाए, 16वें दिन मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो रुक जाओ एक बार, सिलेबस भी होने दो, पेपर का भी रिवीजन किया करो, अच्छे से सॉल्यूशन लिया करो। भिड़ते ही मार्क्स आने लग जाएंगे, 150 नंबर आपके 16वें दिन आने लग गए, तो फिर कैसी बात बनेगी? अभी एक बच्ची आई थी, नाम तो उसका रिजल्ट पे ही बोलूंगी, मैं अभी नहीं बोलूंगी, फाउंडेशन 4-5 की बच्ची थी शायद। उसका IBPS क्लेरिकल भी निकल गया सर, SSC की बच्ची थी, SSC प्रीलिम्स निकल गया, मेंस निकल गया। बच्चे कंप्यूटर में फेल हो गए थे, वो कंप्यूटर में पास हो गया उसका, और अभी ग्रेजुएशन हुई थी, अभी पिछले साल ही। फिर मैंने कहा कि तुम्हारा कैसे हो गया? बोल मैम मैं ऐसे नहीं, 1 साल पूरा मैं फाउंडेशन बैच पढ़ी हूँ, 30,000 क्वेश्चन लगा लिए मैंने अब तक टेस्ट पेपर दे के, ऑफलाइन मोड पे ओनली। कितने? 30,000 क्वेश्चन लगा लिए मैम मैंने कहा कई बच्चे जैसे कंप्यूटर में फेल हो गए, एक तो कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक था, तो तुमने कैसे पास कर लिया? तो अनिल सर के सामने की बात है, उसका ये कहना था मैम यहाँ से जो बुकलेट मिली थी, मुझे पता था कंप्यूटर मेरे को 0 आ रहा है, मैंने 4-5 बार उस बुक को पढ़ा और कई क्वेश्चन मुझे यहीं से ही उसी बुक से मिल गए और पास हो गई। तो जो आपको कंटेंट मिला है, टेस्ट पेपर की सुविधा मिल रही है, पूरे जयपुर में नहीं है DTS की, बाहर के बच्चे फायदा उठाने आ जाते हैं, तो आप उन चीजों को उठाइए। कई बार आपको लगता है कि 4 घंटे क्लास में आऊं, मैं कब पढ़ूं, टेस्ट पेपर में टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वो एक हिस्सा है आपकी तैयारी का। तो हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह सिलेक्टेड बच्चे, कोई भी सिलेक्टेड बच्चे के मुंह से सुन लेना, टेस्ट पेपर लगाए थे क्या? बिल्कुल लगाए थे। तो आप लोग उन चीजों का फायदा उठाइए। देखो 4 घंटे हर कोई बच्चा क्लास में आता है,
ठीक है, जाता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन आप रोजाना आप देखिए कि आज मेरे से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, कौन सा पोर्शन मुझे पहले करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर करके देखिए उन पे। पहले मैं जीके पहले करूँ कि मैथ्स पहले अटेम्प्ट करूँ, होता ना कई बार आप टीचर से भी पूछते हो। खुद की कैपेसिटी खुद पहचानिए आप। 1 महीने तक लगातार आप जीके पहले करें, फिर इंग्लिश करें, इस तरीके से 1 महीने आप ये करके देखेंगे, पहले मैथ्स रीजनिंग को सोल्व करें, आपके अंदर की कैपेसिटी अपने आप निकल के आ जाएगी, है ना। इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक दिन आप भी, इन्होंने क्या क्या कहा, कहाँ से आया हूं मैं, आप वाली सीट से, आप भी आ जाएंगे और आएंगे जरूर, है ना, क्योंकि मैं मिठाई बना के तैयार रखूंगी केसर वाली। तो नेक्स्ट नंबर आपका ही है ना, 1-2 के मुंह से निकला यस मैम, वो भी मरे मरे यस मैम। नेक्स्ट नंबर आपका ही है ना, यस मैम, है ना। आवाज आ रही है मेरी? रोज ही सुनते हैं ना मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन थैंक यू सर। एंड इन्होंने जैसे तैयारी किया, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो बैच चल रहा है, इस बैच के अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी ज़रूरत है, अपने आप को बूस्ट करिए, एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए, सिस्टमेटिक तरीके से। मैम ने एक चीज़ पे फोकस किया, किस चीज़ पे? डीटीएस। और मैं ये भी बताता हूँ कि डीटीएस का मतलब ये नहीं कि आप भिड़ते ही आपके पूरे नंबर आ जाएं। तो आप क्या करिए, उसका एनालिसिस करना चालू करिए। एनालिसिस कैसे करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया है तो आप उसको चेक करिए कि गलत क्यों हुआ, क्या उसको क्लास में नहीं पढ़ाया गया, या पढ़ाया गया तो आपको समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप जाके जो टीचर है उनसे पूछिए, और मैं तो आपके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, है ना जी। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? वोकैब। जिसका वोकैब अच्छा है उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, वोकैब अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। समझ में आया? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो मैं देख रहा हूँ इस बैच के अंदर, खास करके सर से भी मैंने बात किया इस विषय में, कि आप लोग की कंटिन्यूटी बड़ा कम है। कई बच्चे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो अगर आप कंटिन्यू नहीं है क्लास में तो आपको सिलेक्शन लेने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। कंटिन्यू रहिए। 2009 में मैम, जब मैं एपीजे अब्दुल कलाम से मिला था, 2009 व्हेन आई वाज इन क्लास 11th में था, डीपीएस स्कूल से मैं गया था अपने स्कूल की तरफ से। तो मैंने अपने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से एक ही सवाल पूछा था, व्हाट शुड आई डू टू बिकम लाइक यू। तो उन्होंने 3 बातें मुझे बताई थी। पहला पंक्चुअलिटी, कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन। और ये अगर आपके पास है तो आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उसमें ज़्यादा मेहनत करिए, और आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट हमारा ठीक ठाक है, चल रहा है काम, तो उसको थोड़ा कम पढ़ लो, क्या दिक्कत है। लेकिन पढ़ना रोज है। और डीटीएस लगाना है, लगाओगे नहीं लगाओगे? आवाज ही नहीं आ रहा है, क्या लगाओगे? हाँ, तो इस तरह से आवाज पूरा होना चाहिए, एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई पे होना चाहिए यहाँ पे। हमें डीटीएस लगाना है नहीं लगाना है? वैसे नहीं मुझे देख के बोल रहे हैं, मैम को देख के बोल रहा है, तो डीटीएस लगाना बहुत जरूरी है। ये ठीक है। तो ये आपको मैंने क्या बताया, कंटिन्यू रहिए, पंक्चुअल रहिए, डिसिप्लिन रहिए, और नोट्स बनाइए अच्छे से। उसके बाद जो नोट्स है, इन्होंने एक बात कहा कि सर यहाँ से मैं आया नोट्स लेके गया। आप सोचिए कि नोट्स कितना पावरफुल है हमारा, कि नोट्स से सिलेक्शन हो गया। तो आप समझिए, आप तो क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया था कि नोट्स लेकर आप यहाँ से गए थे और उससे काफी आपको हेल्प मिला था। मैं राइट? हाँ सर, ये बात है। तो क्लास में कंटिन्यू रहोगे नहीं? पंक्चुअल रहोगे? डिसिप्लिन रहोगे? डिसिप्लिन के नाम पे तुम अच्छे स्टूडेंट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कुछ बच्चे अपवाद तो होते हैं, हर जगह अपवाद होते हैं, तो वो एक्सेप्शन केस। बाकी थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ इस बैच से हियर से देयर, यहाँ से यहाँ आना है आप लोगों को, ठीक है? ओके मैम। स्टूडेंट्स डिमांड। अच्छा, जब ये लोग आए ना, मैं यही नोट कर रहा था, तो आप लोगों ने ना किसी ने भी ताली नहीं बजाई कहने से। मुझे लगता है कि जो जीतता है ना उसके लिए ताली बहुत खुले दिल से बजानी चाहिए। कारण है उसमें, क्योंकि मान लो कल को आपका सिलेक्शन हो गया
और आपके लिए कोई ताली नहीं बजाएगा ना ऐसे घुसते ही, तो आपको बुरा लगेगा। आपकी सक्सेस तभी आएगी जब आप औरों की सक्सेस से खुश होंगे, जलेंगे नहीं। तो पहले तो बहुत सारी बधाई, और बाकी सब लोग बता ही चुके हैं। कंटिन्यू रहिए और बहुत सारी मेहनत कीजिए, और हम चाहते हैं कि बार बार हम यहाँ पर आएँ और सर और मैम मुझे बार बार कहें कि सर बोलो एक बार, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।